गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइकोएनालिटिक मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर की। जो ये मॉडल है, दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय सिगमंड फ्रॉयड, और उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दी थी इस मॉडल की। तो सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट थी इड, ईगो एंड सुपर ईगो की, वो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट इस मॉडल की जो थी वो स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट थी दैट वाज ऑफ एंग्जाइटी। तो हम ये दो कॉन्सेप्ट, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड एंग्जाइटी, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछला जैसे हमने किया ही था इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या काम करता है, ईगो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या काम करता है, एंड सुपर ईगो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या काम करता है, वो सारा हमने डिस्कस किया था। और किस तरह से अगर इनका तालमेल ठीक ना हो या ईगो जो है वो कमज़ोर हो, इफ़ ईगो इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, तो सुपर ईगो और इट जो है वो उस पर प्रेशर डालते हैं और फिर अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉयड ने कहा कि इसकी वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर के फाउंडेशन तैयार होती है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। नाउ इसको हिंदी में बोलेंगे मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। नाउ व्हाट आर दीज स्टेजेस? फ्रॉयड ने ये कहा है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है वो ये 5 डिफरेंट मनोलैंगिक अवस्थाओं से प्रभावित होती है, या उसके विकास में ये 5 अलग अलग स्टेजेस हैं जिनको उसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस बोला है, उनसे विकसित होती है या उनसे निर्मित होती है। अब कौन कौन सी हैं वो स्टेजेस? सबसे पहले तो है ओरल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे मुखावस्था। सो ओरल स्टेज या मुखावस्था जो है, दिस इज इन द फर्स्ट 2 years ऑफ एज। ये जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 years तक का जब तक हो जाता है, तब तक ये ओरल स्टेज जो है वो होती है। देन सेकेंड इज एनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे गुदावस्था। सो एनल स्टेज या गुदावस्था जो है, दिस इज फ्रॉम 2 to 3 years ऑफ एज। जब बच्चा 2 से 3 साल के एज का होता है, 2 years से लेके 3 years तक का, तो ये एनल स्टेज जो होती है उसमें पाई जाती है, गुदावस्था पाई जाती है। थर्ड इज फैलिक स्टेज, या जिसको हिंदी में बोलेंगे लिंग प्रधान अवस्था। तो लिंग प्रधान अवस्था या फैलिक स्टेज जो है वो 3 से 6 years तक रहती है। तो 3 साल से 6 साल तक के जो एज होती है उसमें ये फैलिक स्टेज या लिंग प्रधान अवस्था पाई जाती है। देन अनदर इज लेटेंसी स्टेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे अप्रगटावस्था। तो ये अप्रगटावस्था जो है वो 6 to 12 years के एज में पाई जाती है, लेटेंसी स्टेज या अप्रगटावस्था। देन लास्ट इज जेनाइटल स्टेज, या इसको हिंदी में बोलेंगे जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था तो ये 13 years से आगे चलती रहती है जब तक व्यक्ति का जीवन रहता है। तो दिस जेनिटल स्टेज। अब ये 5 स्टेजेस जो हैं ये बताई हैं फ्रॉयड ने, और उसने कहा कि ये जो है हर स्टेज जो है इसकी अपनी एक खास तरह की मांग होती है या डिमांड होती है। Each stage has its specific demands. There arise a conflict when the demands are not met. अब ये डिमांड्स हर इसमें कुछ चाहिए, इस स्टेज में कुछ चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए। इस तरह से इन स्टेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग नीड्स होती हैं जिनकी पूर्ति जो है वो चाहता है बच्चा या व्यक्ति।
और अगर ये पूरी ना हो, अगर ये मांग पूरी ना हो, नीड्स पूरी ना हो, तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोल सकते हैं, मानसिक संघर्ष, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या मानसिक संघर्ष होता है, इसको दूर करना ज़रूरी होता है। इफ़ दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट रिजॉल्व, अगर इसको दूर ना किया जा सके, तो इट लीड्स टू द फाउंडेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर की नींव जो है वो पड़ जाती है। These mental conflicts arise due to the friction between physical environment and biological needs of a child or a person. अब ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है क्यों पैदा हुई? क्योंकि जो उसका भौतिक परिवेश है उसमें और उसकी जो जैविक आवश्यकताएं हैं उसमें एक तरह का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, एक तरह की असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मतलब फिज़िकल एनवायरनमेंट या जो रियलिटी है उसकी, वो कुछ और डिमांड कर रही है, और जो उसकी जैविक नीड्स हैं, अंदर की जो उसकी नीड्स हैं, शारीरिक नीड्स हैं, वो कुछ और चाहती हैं। तो इस तरह से इसकी वजह से ये जो है एक द्वंद्व या संघर्ष जो है उत्पन्न हो जाता है। और फ्रॉइड ने कहा कि ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या मानसिक संघर्ष जो उत्पन्न होता है इस वजह से, क्योंकि इन स्टेजेस की अपनी डिमांड्स हैं, और अगर वो डिमांड्स नहीं पूरी होती हैं तो फिर जो है वो मानसिक संघर्ष हो जाता है। मानसिक संघर्ष अगर दूर नहीं हो पाता तो उसकी वजह से फाउंडेशन हो जाती है एबनॉर्मल बिहेवियर की। तो इस तरह से स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के कारण जो है वो उसके कारण जो है वो इस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर की फाउंडेशन पड़ जाती है, ये फ्रॉइड ने कहा। देन सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, रादर थर्ड कॉन्सेप्ट है इस मॉडल की, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी। अब फ्रॉइड ने कहा कि एंग्जाइटी भी एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है एबनॉर्मल बिहेवियर को पैदा करने में। और एंग्जाइटी की वजह से जो है असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति सीधे तौर से, प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है। अब एंग्जाइटी या जिसको हिंदी में चिंता या दुश्चिंता भी बोलते हैं, होता क्या है? एंग्जाइटी इज अ जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ फियर और डाउट। चिंता का मतलब है डर या आशंका का सामान्यकृत भाव। डर या आशंका का सामान्यकृत भाव जो है वो दुश्चिंता या एंग्जाइटी कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि जब व्यक्ति को लगता है कि जनरली कोई ठोस वजह नहीं है और हर समय उसको ये लगता रहता है कि डर है या कोई शक है या कोई खतरा है या कोई धमकी है उसके एनवायरनमेंट में, तो वो जो डर वाला एक भाव उत्पन्न हो जाता है उसको एंग्जाइटी या दुश्चिंता या चिंता कहा जाता है। अब फ्रॉइड ने कहा कि जो एंग्जाइटी या दुश्चिंता है वो 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से 3 प्रकार की हो सकती है? उसने कहा कि एक तो ऑब्जेक्टिव और रियलिटी एंग्जाइटी, सेकेंड इज न्यूरोटिक एंग्जाइटी, थर्ड इज मॉरल एंग्जाइटी। ऑब्जेक्टिव और रियलिटी एंग्जाइटी, जिसको हिंदी में कहेंगे वस्तुनिष्ठ या वास्तविक चिंता। तो वस्तुनिष्ठ या वास्तविक चिंता जो होती है वो क्या होती है? वस्तुनिष्ठ या वास्तविक चिंता जो है वो तब उत्पन्न होती है जब कुछ हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, परिवेश में कोई एक्चुअल कॉज हो, कोई एक्चुअल कारण हो, कोई वास्तविक कारण हो किस चीज़ का, डेंजर का या थ्रेट का। किसी चीज़ के वास्तविक कारण मौजूद हों जिसकी वजह से हम डेंजर या ख़तरा फील कर रहे हैं अपने लिए, या कोई हमें किसी तरीके का थ्रेट या धमकी जो है हमें
महसूस हो रही है कि जिससे हमें अपने आप को बचाना ज़रूरी है। तो इसमें जो ये वस्तुनिष्ठ या वास्तविक चिंता है, इसमें कोई ना कोई रियल कॉज हमारे चारों तरफ अगर मौजूद हैं तो वो रोल प्ले करता है, उसकी वजह से ये होती है एंग्जाइटी। देन सेकंड इज न्यूरोटिक एंग्जाइटी। न्यूरोटिक एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी को हिंदी में बोलेंगे नैतिक चिंता। तो न्यूरोटिक एंग्जाइटी या नैतिक चिंता क्या है? इट अराइज ड्यू टू द थ्रेट इम्पोज्ड बाय सुपर ईगो ऑन ईगो। अब ये न्यूरोटिक एंग्जाइटी कब पैदा होती है? जब सुपर ईगो या पराहम ईगो के ऊपर या अहम के ऊपर एक तरह से दबाव डालता है अपनी बात मनवाने के लिए। तो उस समय जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो अनकंफर्टेबल मानसिक स्थिति होती है, उसको न्यूरोटिक एंग्जाइटी बोला गया है। कैसे पैदा होती है? इट अराइज ड्यू टू द थ्रेट इम्पोज्ड बाय सुपर ईगो ऑन ईगो। जब सुपर ईगो हमने पीछे डिस्कस किया ही है, ईडिगो सुपर ईगो, तो उसी का रेफरेंस है कि जब सुपर ईगो के ऊपर प्रेशर डालता है, थ्रेट उसको धमकाता है अपनी बात मनवाने के लिए, तो उस वक्त जो है न्यूरोटिक एंग्जाइटी पैदा होती है। क्योंकि ईगो को खाली सुपर ईगो की ही बात तो नहीं सुननी, उसको तो इड की बात सुननी है और इड की इच्छाएं पूरी करवानी है। तो जब सुपर ईगो इस तरह से ईगो पर प्रेशर डालता है कि वो इड की बात ना सुने और उसकी बात सुने, तो न्यूरोटिक एंग्जाइटी। Then third is moral anxiety. Moral anxiety is the third type of anxiety, जिसको हिंदी में बोला है नैतिक चिंता। तो ये नैतिक चिंता क्या? ये न्यूरोटिक एंग्जाइटी होगी स्नायु विकृत चिंता। स्नायु विकृत चिंता, दिस न्यूरोटिक एंग्जाइटी इन हिंदी इज स्नायु विकृत चिंता। देन थर्ड इज मॉरल एंग्जाइटी, इट इज नैतिक चिंता। ये कब उत्पन्न होती है नैतिक चिंता? When actions of a person hurt the super ego. अब ये नैतिक चिंता होती है उत्पन्न उस वक्त पर जब व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है या ऐसे उसको आइडियाज़ आते हैं जो सुपर ईगो को ठेस पहुंचाते हैं। अर्थात जब जो ईगो है वो इड की इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होता है और सुपर ईगो की बात नहीं मानता, बल्कि वो इड की इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। तो उस वक्त जो एक आत्मग्लानि या एक पश्चाताप, उस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, वो मॉरल एंग्जाइटी या नैतिक चिंता को जन्म देती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एंग्जाइटी का, जिसमें हमने बात की कि 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंग्जाइटीज़ कैन बी देयर। ऑब्जेक्टिव और रियलिटी एंग्जाइटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे वस्तुनिष्ठ या वास्तविक चिंता। देन सेकेंड इज न्यूरोटिक एंग्जाइटी, जिसको बोलेंगे स्नायु विकृत चिंता। एंड थर्ड इज मॉरल एंग्जाइटी, जिसको बोलेंगे नैतिक चिंता। और इन तीनों के कारणों के बारे में हमने बात की कि क्यों उत्पन्न होते हैं, और उससे पहले हमने बात की स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, जो थी ओरल स्टेज या मुखावस्था, एनल स्टेज या गुदावस्था, फैलिक स्टेज या लिंग प्रधानावस्था, लेटेंसी स्टेज या अप्रगटावस्था, देन जेनिटल स्टेज या जननेंद्रिय अवस्था। और इन सब की अपनी अपनी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, और अगर वो पूरी नहीं होती तो मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है बच्चे में, और अगर वो मानसिक संघर्ष जो है वो दूर ना हो पाए तो उसकी वजह से जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की नींव पड़ती है। ये बातें हमने डिस्कस की। एंग्जाइटी की हम फिर से अगर बात करें तो एंग्जाइटी का जो सीधा संबंध है वो ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर से होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एंग्जाइटी जो है वो रहेगी व्यक्ति के जीवन में, उतना उसका व्यवहार में एबनॉर्मल एलिमेंट्स आने की
संभावना बढ़ जाती है। तो एंग्जाइटी जो है वो डायरेक्ट कॉज है एबनॉर्मल बिहेवियर का। और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे मानसिक विकार हैं जो एंग्जाइटी की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस और एंग्जाइटी के थ्रू बताया कि किस तरह से ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर का कारक बनता है या किस तरह से ये एबनॉर्मल बिहेवियर को उत्पन्न कर सकता है। सो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल टॉक इन अदर वीडियो। इसके साथ ही एक और बात मैं आपसे करना चाह रही थी, वो ये कि आप लोगों के हो सकता है एग्ज़ाम्स भी हों, जैसे कि आपको भी सुनने में आया होगा। अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई से भी जुड़े रहें पिछली क्लास की। तो साथ में इसको भी आप देखें जो कर रहे हैं, और पिछली पढ़ाई से भी टच में रहें, उसको छोड़ ना दें बिल्कुल, क्योंकि अभी कोई बहुत इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है एग्ज़ाम्स हों आपके। तो बाकी अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में डाला करें, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।